आज क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है मोशन। मोशन इन द सेंस गति। गति के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं और वन शॉट पढ़ेंगे और ऑल कॉन्सेप्ट के साथ विथ न्यूमेरिकल के साथ पढ़ेंगे। और हम बताए थे कि फिजिक्स को कैसे पढ़ना है। सबसे पहले बुक को देखिए, यूनिट को देखिए, चैप्टर देखिए, टॉपिक देखिए, सब टॉपिक देखिए, फॉर्मूला और डेफिनेशन को याद ही करके रखिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद न्यूमेरिकल बनाइए, हार्ड न्यूमेरिकल तक बनाइए, ठीक है। और इसमें भी कुछ न्यूमेरिकल करा दिया जाएगा, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पूरा करा दिया जाएगा। वन शॉट एकदम ऑल कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कर दिया जाएगा इस चैप्टर को। और चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जानते कि मोशन आखिर है क्या? मोशन इन द सेंस गति। गति क्या है? तो गति क्या है? गति, हम लोग अभी हिल रहे हैं, कोई चीज़ जा रहा है, मतलब समय के साथ परिवर्तन आ रहा है। कोई वस्तु में समय के साथ परिवर्तन आ रहा है, वो चीज़ मोशन में है। इन द सेंस वह रेस्ट में नहीं है। मोशन दो टाइप का मान लीजिए है, एक कोई वस्तु रेस्ट में रहता है और कोई वस्तु मोशन में रहता है। रेस्ट इन द सेंस विराम अवस्था में रहता है और ये गति में रहता है। विराम क्या है कि कोई भी वस्तु है वो समय के साथ नहीं बदलता है। और गति में कोई वस्तु समय के साथ बदलता है, इन द सेंस कोई भी बाइक, कार, स्कूटर, कोई भी बस हो तो वो एक जगह से ट्रेवल करना स्टार्ट होता है तो वो 5 सेकेंड में कुछ दूरी तय करती है। तो वो कुछ ना कुछ उसमें डिस्टेंस में परिवर्तन हुआ, मतलब कुछ ना कुछ चेंज होगा, समय के साथ दूरी में परिवर्तन होगा। उसी चीज को हम गति कहेंगे। गति इन द सेंस मोशन कहेंगे, ठीक है। यहाँ से मोशन समझ में आ गया और गति। तो इस चीज का आपको डेफिनेशन याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इस चीज को समझ लीजिए कि गति क्या है और मोशन क्या है, सॉरी रेस्ट क्या है। अगला टॉपिक है, अब यहाँ से जानेंगे कि मोशन कितने टाइप का हो सकता है। मोशन इन द सेंस मेनी टाइप्स का हो सकता है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मोशन, जिसमें से 4 को हम जानते हैं। जैसे एक लीनियर मोशन कर सकते हैं, लीनियर मोशन मतलब रेखीय गति होता है। रेखीय गति क्या होता है? तो रेखीय गति कहने का मतलब है, नाम से स्पष्ट है कि रेखिक, यानी कोई वस्तु एक समान मतलब एक समान गति में जा रहा है तो उस गति को हम रेखीय गति कहेंगे। जैसे कार सड़क पर चल रही है, एक समान चल रही है, तो उसे हम रेखीय गति कहेंगे। रेखीय गति में ही आता है कर्व्ड, यानी रेखीय गति में ही आता है वक्र गति इन द सेंस थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, इस प्रकार। जैसे कोई भी गाड़ी आएगी, कहीं ना कहीं तो मोड़ रहेगी ना, जैसे आई तो ये मुड़ेगी, तो इस चीज को हम वक्र गति कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई बंदूक लिए और बंदूक से जब गोली मारे तो वो जो गोली निकलेगी ना, तो वो सीधा लीनियर जाएगी, एकदम सीधा जाएगी, बंदूक से निकला हुआ गोली सीधा जाएगी। इस चीज को हम लीनियर मोशन कहेंगे। लीनियर मोशन समझ में आ गया होगा। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी चीज़ को याद नहीं करना है। साइंस मतलब समझना, साइंस को समझना है। पहले दिन बताए थे, सावधानी पूर्वक से समझ सकते हैं जो चीज़ों को, वही साइंस है। तो साइंस को समझना है, याद करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, बस समझना है। लीनियर मोशन के बाद आ जाता है ऑसिलेशन
ऑसिलेशन यानी दोलन। ऑसिलेशन का मतलब हो जाता है दोलन। दोलन दोलन क्या होता है? दोलन गति। दोलन गति क्या होता है कि कोई वस्तु ऐसे जाए, ऐसे या फिर ऐसे, आगे पीछे ऊपर नीचे। कहने का मतलब है कोई वस्तु ऐसे जाए, ऐसे ऐसे ऐसे, या फिर आगे भी हो और पीछे भी हो, तो इस गति को हम कहेंगे कि ऑसिलेशन, यानी ऑसिलेशन गति है। ऑसिलेशन इन द सेंस, ऑसिलेशन मतलब जैसे घरों में बिजली को आप देखे होंगे, जो बिजली का ग्राफ होता है वो इस प्रकार का होता है। एसी का ग्राफ, घरों में एसी का ग्राफ कर सकते हैं, साइन थीटा का ग्राफ कर सकते हैं। ये एक ऑसिलेशन द्वारा चलता है, मतलब आगे पीछे और ऑसिलेशन के साथ। ठीक है, उसके बाद आ जाता है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति जिनको सर्कुलर मोशन कहते हैं। सर्कुलर मोशन मतलब एक वृत्तीय पथ पर घूमेगी। कहने का मतलब है कक्षा में इलेक्ट्रॉन एक वृत्तीय गति में घूमती है। कक्षा में इलेक्ट्रॉन वृत्तीय गति में घूमते रहती है। और ये हुआ वृत्तीय गति। वृत्तीय गति के बाद एक और गति मान लेते हैं जिसका नाम है परियोडिक गति। परियोडिक गति मतलब कि आवर्त गति। आवर्त गति क्या होता है? एक ही चीज को बार बार दोहराना आवर्त गति होता है। जैसे मान लीजिए कि मशीन है, कोई भी मशीन है, कपड़ा सिलने का मशीन है, तो वो जो सुई है, सुई ऊपर से नीचे आती है, फिर नीचे से ऊपर जाती है, फिर आती है, फिर जाती है, फिर आती है, फिर जाती है। तो ये एक चीज को बार बार दोहराने का काम करती है। इस गति को हम आवर्त गति कहेंगे। एक स्थान को दोहराती है, हर एक बार दोहराती है, उसे ही आवर्त गति कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि मोशन क्या है, मोशन कैसे कैसे होता है, मोशन कितने प्रकार का है। और ये यहाँ तक हो जाने के बाद अगला टॉपिक है कि ओरिजिन क्या है। ओरिजिन, आगे चलकर ओरिजिन एक मेन पॉइंट बनने वाला है, जिसको हिंदी में मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु क्या है? तो मूल बिंदु कोई भी ग्राफ हो, कोई भी चीज का स्टार्टिंग पार्ट को ओरिजिन कहेंगे। निर्देश बिंदु भी कर सकते हैं, निर्देशक बिंदु। तो यहां से मान लीजिए ग्राफ स्टार्टिंग करेंगे तो इसको कहेंगे ओरिजिन। ओरिजिन जस्ट 0 से स्टार्ट होता है, तो वो इधर जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, इधर जाएंगे तो नेगेटिव होगा, और इधर जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, और इधर जाएंगे तो नेगेटिव होगा। ये चीजों को याद रखना है। जहां से स्टार्टिंग पॉइंट वो जस्ट स्टार्ट हो रहा है उसे ओरिजिन कहेंगे। ओरिजिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद अगला है अगला टॉपिक सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति। मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति कैसे होगी? तो कोई भी अभी ओरिजिन समझे, तो ये मेरा ओरिजिन मान लेते हैं। ओरिजिन इन द सेंस 0 से स्टार्ट होगा, इधर जाएंगे तो +1, +2, 3, 4, 5, और इधर जाएंगे तो -1, -2, -3, -4 और -5। तो ये एक ओरिजिन है। यहाँ से अगर इधर जाते हैं तो इस चीज को हम पॉजिटिव लेंगे। कोई वस्तु 0 से ओरिजिन से चलना स्टार्ट किया, अगर कुछ दूरी तय करता है तो ये इस वस्तु का मोशन पॉजिटिव हो जाएगी, अगर इधर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। कोई भी गाड़ी
यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक है, इसी में जो मेन टॉपिक है कि दूरी और विस्थापन क्या है। दूरी और विस्थापन। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? दूरी विस्थापन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना बहुत 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 आवश्यक चीज है। तो दूरी क्या है और विस्थापन क्या है, इस चीज को समझते हैं। डिस्टेंस मतलब दूरी और डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। तो मान लीजिए कि यहाँ एक कोई लड़का खड़ा है और ये लड़का इतना दूरी से इतना घूमते हुए यहाँ पहुंचा। ये लड़का निकला घर से, अपना स्कूल मान लीजिए यहाँ पे पहुंचा, स्कूल। तो ये लड़का ने ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, इस चीज को कहेंगे डिस्टेंस, यानी दूरी है ये। डिस्टेंस, ये दूरी तय किया। मान लीजिए इसका घर इधर से जाते जाते यहाँ पे है इनका स्कूल, तो ये स्कूल आया, एक कोई नाम का लड़का है। पर डिस्प्लेसमेंट ये नहीं है। डिस्प्लेसमेंट है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की न्यूनतम दूरी, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट दूरी के साथ साथ दिशा पे भी निर्भर करती है। तो इसका दिशा भी चाहिए, दिशा इसको कम से कम चाहिए। ये इतना आदमी, ये कोई मूर्ख लड़का था जो घूमते 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 अपना स्कूल पहुंचा। बी कोई इंटेलिजेंट लड़का था, तेज लड़का था। इन्होंने देखा कि इस दिशा में जाएंगे तो हम जल्दी जल्दी स्कूल पहुंच सकते हैं, तो यहाँ से निकला, यहाँ से पहुंच गया। तो इस चीज को हम कहेंगे, जिस चीज में विस्थापन में दिशा भी होना चाहिए प्लस परिमाण भी होना चाहिए। ये दोनों चीज हो गया तो विस्थापन हुआ। विस्थापन क्या किया कि एक दिशा देखा कि कितने सही दिशा में जाएंगे तो कम दूरी तय करना पड़ेगा, बट ये जो दूरी बहुत दूरी तय किया तो यहाँ पहुंचा। इस दोनों में अंतर लिख देते हैं कि दूरी क्या है। दूरी एक प्रकार का, दूरी हर समय पॉजिटिव होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम जाके फिर आके मतलब कितनों जाएंगे फिर भी दूरी पॉजिटिव होगा। यह एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। इट इज अ डिस्टेंस फॉर पॉजिटिव। यह धनात्मक होगा। दूरी हर समय दूरी धनात्मक होता है, लेकिन विस्थापन धनात्मक हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है। अब जीरो और ऋणात्मक विस्थापन कैसे हो सकता है, इस चीज को समझते हैं। इधर कि कोई व्यक्ति है जो ए नाम का लड़का है, यहां से चलना स्टार्ट किया, ये स्कूल पहुंचा। ये लड़का स्कूल यहाँ पे पहुंच गया, फिर यहाँ से चल के घर आ गया। तो इसका विस्थापन क्या हुआ? कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। जहां से निकला वहीं चल गया। मान लीजिए यहाँ से घर से निकला फिर घर आ गया, तो एक ही दिशा हुआ, एक ही परिमाण, कुछ भी नहीं हुआ। इसका सिर्फ और सिर्फ दूरी बढ़ा, जिसके कारण से इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो हो गया।
डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो जीरो इन डायरेक्शन चूंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ बट दूरी जीरो नहीं हुआ, दूरी दुगुना हो गया। इसमें दिशा हुआ जिसके कारण से ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। इसमें दिशा नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ परिमाण हुआ जिसके कारण से ये नेगेटिव स्केलर क्वांटिटी हो गया, अदिश राशि हो गया। दूरी को d या s से सूचित करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को s से सूचित करते हैं। ठीक है, दूरी को d से सूचित करते हैं। यहां तक क्लियर होगा। इसके बाद अगला टॉपिक है ये डिस्टेंस, मतलब दूरी और विस्थापन। कोई पूछ देगा कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, तो बोलिए कि यहाँ से जहाँ तक गए वो दूरी हो गया, और विस्थापन क्या हुआ कि दिशा के साथ सही दूरी में जाना विस्थापन होता है। इसका कोई डिफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस बातों को समझिए और बातों को याद रखने की कोशिश कीजिए। बात को दिमाग में घुमाते रहिए तो वो याद हो जाएगी। ठीक है, अगला टॉपिक है स्पीड क्या है, चाल क्या है, समझेंगे चाल क्या है। तो चाल बहुत बार सुने हैं कि गाड़ी इतना स्पीड से चल गई, मोटरसाइकिल इतना स्पीड से चली गई, तो लेकिन आखिर चाल है क्या। तो चाल बराबर एक फार्मूला भी बहुत बार सुने हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। और हर चीज का इंग्लिश टर्म याद रखना इसलिए जरूरी है तो ताकि 12th के बाद साइंस में कोई भी इंजीनियर या डॉक्टर का फील्ड जाइएगा तो उसमें इंग्लिश का ही ज़रूरत होता है, इसलिए इंग्लिश टर्म को याद रखना बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो चाल क्या है कि इकाई समय में, अब देखिए ये हमको फार्मूला याद है, इसका डिफिनेशन हमको याद नहीं है, तो इसका डिफिनेशन कैसे बनाएंगे कि इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। लिखेंगे इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है। अदिश राशि क्यों है? क्योंकि इसका क्या दिशा, कोई भी गाड़ी किधर जा सकती है। चाल एक अदिश राशि है। उसके बाद अगला हमको घड़ी से याद आया कि वो कोई भी घड़ी वो कौन सा गति में चलता है, मतलब ये हुआ घड़ी, तो ये कौन सा गति में चल रहा है, तो एक ही चीज को बार बार दोहरा रही है, तो ये कौन सा गति हुआ बताइएगा आप लोग। तो ये एक आवर्त गति हुआ, पीरियोडिक, हर चीज को बार बार दोहरा रही है। डिस्टेंस क्या हुआ कि एक अनदर ऑब्जेक्ट से पर यूनिट टाइम में ट्रेवल डिस्टेंस को ही स्पीड कहेंगे। ठीक है, यह एक अदिश राशि हुआ क्योंकि इसमें कोई दिशा नहीं होती है। इसका एसआई यूनिट जान लेते हैं, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। मान लीजिए फार्मूला को याद रखिए, बस उसमें एसआई यूनिट डायमेंशनल साथ ही साथ आ जाती है। जैसे
डिस्टेंस, डिस्टेंस का क्या हुआ कि डिस्टेंस मतलब दूरी हुआ, तो यानी लंबाई का क्या हो जाता है मीटर, और टाइम का क्या हो जाता है सेकेंड, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसा यूनिट स्पीड का क्या हो गया मीटर पर सेकेंड। एक एक गाड़ी में यंत्र लगा रहता है ओडोमीटर, शायद ओडोमीटर, ओडोमीटर। जैसे कोई बाइक है, मान लीजिए बाइक है, बाइक में एक ओडोमीटर लगा रहता है जिसके कारण से इसका दूरी को मापा जाता है। बाइक में एक ओडोमीटर रहता है, क्या रहता है ओडोमीटर। उस यंत्र द्वारा हम कितनी दूरी तय किया उस चीज को मापता है, जिसको ओडोमीटर कहते हैं। अब यहाँ से हुआ क्या कि मान लीजिए कोई कार है या कोई बाइक है, वो पहले 30 की स्पीड से जा रहा था, 30 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से ट्रेवल कर रहा था। अचानक से उसका दूरी बढ़ गया, अचानक से उसका दूरी बढ़ स्पीड बढ़ गया, वो हो गया 50 किलोमीटर पर घंटा, और ये दूरी बढ़ा 20 सेकेंड में। तो बताइए एवरेज स्पीड क्या हुआ, एवरेज स्पीड क्या हुआ, औसत चाल क्या हुआ इसका, औसत चाल क्या हुआ। एग्जाम में औसत चाल भी पूछा जाता है कि औसत चाल क्या हुआ। तो औसत चाल दोनों के द्वारा तय की गई दूरी, यानी कुल दूरी बटे कुल औसत चाल का फॉर्मूला हो गया औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितना हुआ, दोनों को जोड़ देंगे तो 80 हो गया, 80 किलोमीटर पर आवर, और 20 सेकेंड लगा, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा ये गाड़ी। इसका औसत चाल कितना हो गया 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर पर आवर बाय सेकेंड, इसको हम आवर को अब सेकेंड में और इसको मीटर में चेंज कर देते हैं, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और 1 घंटा में 60 मिनट 60 सेकेंड, ये सेकेंड में आ गया, बाई सेकेंड है तब यहाँ पे सेकेंड में आ ही गया। उसके बाद इसको काटा पीटा मचाइए और सॉल्व कर लीजिए, इसको जो आएगा वही मीटर पर सेकेंड में हो गया। तो यहाँ से हमको स्पीड के बारे में, स्पीड क्या हुआ कि स्पीड जान लीजिए, स्पीड मतलब चाल, चाल दो प्रकार से चली जा सकती है, एक इंस्टेंटेनियस एक एवरेज। एक इंस्टेंटेनियस यानी तात्क्षणिक, मान लीजिए कोई भी जो है ट्रेन गाड़ी जो है वो स्टेशन से जस्ट निकलती है तो धीरे धीरे जाती है, परंतु आप ट्रेवल करते समय उसका स्पीड मैक्सिमम हो जाती है, यानी बहुत स्पीड हो जाती है। जब बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाती है ना तो उसको तात्क्षणिक यानी इंस्टेंटेनियस कहते हैं। इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या होता है कि स्पीड बराबर यूनिट मतलब डेल्टा टाइम में, यानी कुछ क्षण समय में कुछ क्षण दूरी तय करती है, तो उसी चीज को हम तात्क्षणिक धारा कहते हैं। परंतु औसत क्या हुआ, औसत मतलब कहीं चीज बहुत स्पीड कहीं कम, तात्क्षणिक मतलब बहुत ज्यादा कहीं हो गया बहुत कम। तो इस चीज स्पीड का दो चीज हो गया, एक एवरेज हो गया एक इंस्टेंटेनियस हो गया। ये अगला टॉपिक है। उसके बाद यहाँ तक ये टॉपिक स्पीड पूरा क्लियर हो गया। स्पीड को ये सब पर यूनिट ये सब याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये याद रखिए फार्मूला, बस फार्मूला से इतना सारा चीज़ आप अपने से ड्राइव कर सकते हैं। अगला टॉपिक वेलोसिटी के बारे में जानेंगे।
एक चीज था कि सरल रेखा में विस्थापन कैसे होगा, तो इसको तुरंत जान लेते हैं कि 0 1 2 3, यहाँ भी 1 माइनस में 2। तो मान लीजिए कोई कार आया 3 तक आ गया, फिर वापस से यहाँ आ गया, यहाँ पे 2 पे आ गया। तो ये क्या हुआ कि अगर इधर आया तो हम बोले थे पॉजिटिव हो जाएगा, अगर इधर आया तो नेगेटिव हो जाएगा। ये क्या किया कि यहाँ से चल के फिर यहाँ आ गया, यहाँ तक चला, फिर यहाँ से चल के यहाँ तक बी तक पहुँच गया। तो इसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि ये -2 और +3 ये नहीं है, ये नहीं हो गया कि -1, ये डिस्टेंस नहीं हुआ। डिस्टेंस कभी बोले थे नेवर नेगेटिव, इट इज नॉट चेंज, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। यानी इसको मोड ले लेंगे और इसको हम प्लस कर लेंगे, ये हो गया 5। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी, ये द्वारा यहाँ से यहाँ तक तय करने में, ओरिजिन से यहाँ तक तय करने में इसको 5 मीटर, ये 5 मीटर दूरी तय किया। अब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये 2 हो गया ये। और अगर ये डिस्प्लेसमेंट इधर नेगेटिव में आ रहा है तो अभी नेगेटिव हो गया, नेगेटिव 2 मीटर हो गया डिस्प्लेसमेंट। यही हुआ सरल रेखा में गति। ये धनात्मक भी हो सकता है, कह सकते हैं हम कि RH राइट हैंड साइड के जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पर फिर आके खत्म हुआ तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, ये पॉइंट खत्म हो गया। अगला है वेलोसिटी, वेग क्या है, वेलोसिटी क्या है, वेग। वेग को समझना अति आवश्यक है, वेग इंपॉर्टेंट है। वेग एग्जाम के थ्रू से या फिर आप न्यूमेरिकल बनाइएगा तो वेग और चाल बहुत जरूरी चीज़ है। जो ज़्यादा जरूरी चीज़ है उसको हम ज़्यादा देर तक ज़्यादा एक्सप्लेन करके समझा दे रहे हैं कि वेग क्या है। वेग का फॉर्मूला हम जानते हैं, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। वेग बराबर विस्थापन बटे समय, यानी वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब वेलोसिटी भी ये 2 टाइप का हो गया, कर सकते हैं। ये सरल रेखा में कोई वेलोसिटी हो गया, इसका ग्राफ देखेंगे। ग्राफ चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लास्ट में देखेंगे। तो वेग क्या हुआ कि समय के साथ कोई वस्तु में विस्थापन हुआ। विस्थापन तो अभी समझा दिए क्या विस्थापन क्या होता है। तो समय के साथ विस्थापन हो उस चीज को हम वेलोसिटी कहें। इसका परिभाषा एक बार पढ़ देते हैं वेलोसिटी का। द रेट ऑफ चेंज ऑफ displacement is velocity of, or velocity is the speed and other object moving in definite direction। इसका कोई डायरेक्शन नहीं, कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है, परंतु ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जाएगा, इसलिए ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। डायरेक्शन अगर बदलेंगे तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा। किसी वस्तु का वह राशि जो वस्तु की चाल तथा दिशा दोनों देती है। चाल दिशा बदलने से वस्तु का वेग बदलता है। ठीक है, तो वेग यहाँ पे जाने, और वेग क्या है, एक सदिश राशि है। वेग एक सदिश राशि है। वेग का परिभाषा क्या लिखे भाई, तो परिभाषा लिख देंगे इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा विस्थापित की गई दूरी एक दिशा में, निश्चित दिशा में, उस वस्तु का वेग कहलाता है। ठीक है, तो वेग क्या है, वेग एक सदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका फॉर्मूला तो हो गया। अब इसका चाहिए अब हमको क्या, कि वेग का
एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या हुआ? तो फॉर्मूला याद रखिए, बाकी एसआई यूनिट तो अपने आप आ जाएगा। तो वेग विस्थापन का हम क्या जानते हैं? मीटर होता है, तो ये सेकेंड होता है, तो ये भी हो गया मीटर पर सेकेंड। डायमेंशनल हो गया LT-1। ये तो अभी काम नहीं आएगा फिलहाल 9th क्लास में या 11th में काम आएगा। अब ये नहीं कर सकते हैं कि हम वेलोसिटी का एसआई यूनिट ये हुआ, और सारा यूनिट बहुत सारा हो सकता है। जैसे हम डिस्प्लेसमेंट को हम केजी में भी, किलोमीटर में भी लिख सकते हैं, मीटर, और इसको सेकेंड में नहीं, हम घंटा में भी लिख सकते हैं, किलोमीटर पर आवर ये भी लिख सकते हैं। वेग का भी, स्पीड का भी ये हो सकता है। तो स्पीड और वेग लगभग लगभग सेम चीज है। स्पीड और वेलोसिटी सेम चीज है, पर इसमें डायरेक्शन रहता है और इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं रहता है। नॉट डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन नहीं रहता है, इसलिए ये अदिश राशि हो गया, ये सदिश राशि होगी। चलिए अगला टॉपिक है, ये वेलोसिटी समझ में आ गया। वेलोसिटी को हम v से सूचित करते हैं, और वेलोसिटी एक कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि वेग जो हुआ ना, तो ये समय हो गया। समय और विस्थापन के जो बीच सरल रेखा में ग्राफ बनता है, उसको वेग कहेंगे। तो ये वेग स्ट्रेट लाइन पर हुआ। अगर इधर ग्राफ हुआ तो वेग इसका ज्यादा है, और इधर ग्राफ हुआ तो वेग इसका कम है। अगर ऐसे जा रहा है यानी वेग घट रहा है, ऐसे जा रहा है वेग बढ़ रहा है, तो ग्राफ को लास्ट में हम समझा देंगे फाइनल में। वेलोसिटी बराबर एक फार्मूला था, v बराबर s/t। ये वेलोसिटी का हो गया, v क्या हो गया? वेग हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये टाइम हो गया। वही चीज को रिप्रेजेंट किया गया है और कुछ भी नहीं है। एक एवरेज वेलोसिटी भी निकालने बोलता है। एवरेज वेलोसिटी कैसे? मान लीजिए वेलोसिटी का तो अभी फार्मूला जाने कि v बराबर s/t। s क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया, जो भी हो गया, टाइम हो गया। एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी, मान लीजिए कोई कार जो है ना, वो 200 किलोमीटर के पर आवर से चली, और फिर उसकी चाल घटकर 100 किलोमीटर पर आवर हो गई, और यहाँ से यहाँ तक दूरी तय किया। उसमें लगा इसका समय मान लीजिए 2 सेकेंड दे देते हैं, तो ये हो गया फाइनल वेलोसिटी, फाइनल डिस्प्लेसमेंट। फिर दूसरा में ये परिवर्तन हुआ, ठीक है, इनिशियल और फाइनल। ये हुआ इनिशियल पॉइंट और ये हो गया फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। v बराबर s/t। एक एवरेज यानी एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है, ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, तो 200 प्लस 100/2 यानी 300/2, तो ये निकल गया 150 के स्पीड से चल रहा है। इसका एवरेज वेलोसिटी हो गया 150। दोनों के जोड़ से 2 से भाग दे देंगे। उसके बाद अगला पॉइंट है एक्सलरेशन। त्वरण कि एक्सलरेशन क्या है, त्वरण क्या है, त्वरण जानेंगे क्या है। एक्सलरेशन क्या है? एक्सलरेशन मतलब त्वरण। त्वरण भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में आने की संभावना वाला है, तो इससे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव फिक्स रहता है। एक्सलरेशन को ए से सूचित करते हैं,
सबसे पहले तो फॉर्मूला जानेंगे, फॉर्मूला से डिफिनेशन बना लेंगे, डिफिनेशन से एसआई यूनिट बना लेंगे, एसआई यूनिट से हमको पता चलेगा स्केलर है, ये वेक्टर है। एक्सेलरेशन ये होता है वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर को एक्सेलरेशन कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर वेग बदल रहा है समय के साथ तो त्वरण होगा। इसका ग्राफ तो एंडिंग में समझा देते हैं, सब कोई बात नहीं है, ग्राफ को साथ साथ समझाते जा रहे हैं। त्वरण क्या हुआ कि ये हो गया मेरा, मान लीजिए समय, और ये हो गया मेरा वेग। अगर ऐसा ग्राफ चल गया तो ये कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट मतलब अगर सीधी रेखा में वेग जा रहा है, वेग जा रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और एक इससे पहले एक टॉपिक समझ लीजिए कि एक समान गति क्या होता है, एक समान गति, और एक असमान गति क्या होता है। असमान गति क्या होता है, एक समान असमान गति क्या होता है। एक समान गति में क्या होता है कि वेग समान चलेगा, वेग समान चलेगा, जिसके कारण अगर वेग समान जा रहा है, अगर वेग समान गया तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, त्वरण क्या हो जाएगा, त्वरण जीरो हो जाएगा। और वेग असमान में क्या हुआ कि असमान में ये मतलब कह सकते हैं, एक समान मतलब एक समान जा रहा है, और असमान मतलब नाचता हुआ कह सकते हैं कि मतलब ये मान लीजिए कि कोई एक समान में निकल रहा है रेडी, कोई भी चार्ज, और एक कोई मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि कोई चार्ज है वो ऐसे ऐसे करके निकल रहा है वेव के साथ, तरंग के साथ, तो इस चीज को कहेंगे असमान। असमान वेग में वेग अगर असमान रहेगा तब एक्सेलरेशन होगा, यानी त्वरण होगा। त्वरण पॉजिटिव भी होगा, फिर नेगेटिव भी होगा, और जीरो भी हो सकता है अगर असमान त्वरण होगा। अगर असमान वेग होगा तो त्वरण होगा, और एक समान वेग होगा तो त्वरण जीरो होगा। ठीक है, जीरो होगा। उसके बाद इसमें जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, यानी सरल रेखा ग्राफ बनेगा। इसमें सरल रेखा ग्राफ नहीं बनेगा, कर्व्ड ग्राफ बनेगा, कर्व्ड ग्राफ बनेगा। जैसे ये मान लीजिए इसमें त्वरण जो हो गया वो जीरो हो गया, और एक ग्राफ ये हो गया, मान लीजिए ये हुआ समय, ये हुआ वेलोसिटी, तो इस प्रकार ग्राफ है, ये हुआ त्वरण। तो त्वरण एक नेगेटिव होता है, नेगेटिव त्वरण को हम रेटाडेशन रेटाडेशन भी कहते हैं, यानी मंदन, मंदन भी कहते हैं, मंदन। रेटाडेशन मतलब मंदन, यानी कि कहने का मतलब है एक्सेलरेशन नेगेटिव की ओर जा रहा है। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव की ओर जा रहा है ओरिजिन से तो इसे ही रेटाडेशन यानी मंदन कहेंगे। अगर पॉजिटिव की ओर जा रहा है तो ये एक्सेलरेशन हुआ, पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो गया। और एक फार्मूला होता है v, a बराबर v/t, यानी एक्सेलरेशन बराबर वेग बटे विस्थापन। ये हुआ वेग में परिवर्तन बटे विस्थापन। कोई भी गाड़ी गया, पहले मतलब कोई भी गाड़ी गई, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ से गया फिर यहाँ तक गया, इसका वेग शुरू में जीरो था, फिर बढ़ के मैक्सिमम हुआ, तो ये परिवर्तन होते गया। ये एक समान के लिए होगा लेकिन ये परिवर्तन होते गया, जिसके कारण से त्वरण बढ़ता गया। अगर असमान होगा तो त्वरण ज़्यादा होगा। तो इसमें रेटाडेशन हो रहा है, इसमें वेलोसिटी जो है वो घट रहा है। और इसमें जो है टाइम और वेलोसिटी के बीच अगर ऐसा ग्राफ हो गया तो इसका जो है एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, त्वरण बढ़ रहा है, और इसका त्वरण घट रहा है, रेटाडेशन हो रहा है। ये ग्राफ उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। त्वरण एक सदिश राशि है, त्वरण एक सदिश राशि है। और त्वरण का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, तो इकाई समय में ऐसे बोल सकते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब ये वाला ना जोड़ दीजिएगा, F बराबर ma, तो a बराबर F/m,
ये भी सही है कि ये होता है मतलब ये वाला फोर्स के लिए, मतलब अगर वृत्तीय गति होगा तो इसमें फोर्स लगेगा तो ये वाला लागू होता है, यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला है, अच्छा आप बोलते होंगे कि बार बार कि ये सदिश राशि क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, अदिश राशि क्या है, तो एक टॉपिक उसके लिए भी, सदिश अदिश आगे है क्या उसको समझते हैं। सदिश मतलब वेक्टर क्वांटिटी और अदिश मतलब स्केलर क्वांटिटी। इधर हो गया सदिश राशि और इधर हो गया अदिश राशि। हम आज भी बोल रहे हैं, याद करने की कोई उतना आवश्यकता नहीं है, चीज़ों को याद मत कीजिए, उसको समझिए, उसको फार्मूला को ड्राइव कीजिए, फार्मूला से बहुत चीज़ समझ में आ जाता है। उसका एग्जाम्पल को देखिए, एग्जाम्पल को एब्जॉर्ब कीजिए। तो सदिश राशि क्या है, यानी वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्या है और स्केलर क्या है, स्केलर क्या है, वेक्टर और स्केलर क्या है। वेक्टर वह है जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों हो, तो वह क्वांटिटी वेक्टर होगा, वेक्टर होगा। अगर इसमें केवल और केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, डज नॉट डायरेक्ट, इसमें दिशा नहीं होता है, और अब दिशा बार बार पूछेंगे कि दिशा क्या है, तो मैग्नीट्यूड का नहीं मतलब कि यहाँ से यहाँ तक आया तो कुछ ना कुछ दूरी तो तय किया ना, ये हो गया डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक जो आया ये दिशा के कारण ही ना सही से सफलता तब ना मिलता है जब दिशा सही रहता है। दिशा के साथ सफलता को कम करके मेहनत से सक्सेस पा लेना, इस चीज़ को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट बनिए, ना कि डिस्टेंस। डिस्टेंस इन द सेंस बेकार चीज, बट डिस्प्लेसमेंट यूजफुल। तो ये हुआ सदिश और ये हुआ अदिश। सदिश यानी वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर को भी वेक्टर यानी इस तीर को ही वेक्टर कहेंगे, पर ये भी को परिमाण कहेंगे, ठीक है। और एक चीज जानते हैं कि ग्राफ, आखिर वेग जो होता है, ग्राफ जानने से पहले अब हम यहाँ से ग्राफ की ओर चलेंगे। छोटा छोटा टर्म है, एक दो गो, उसके बाद ग्राफ ही ग्राफ है। तो ग्राफ में क्या होगा, सबसे पहले तो हम डायरेक्शन जान लेते हैं। डायरेक्शन क्या होता है, ऊपर में होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इधर नॉर्थ हुआ, इधर ईस्ट हुआ, इधर साउथ हुआ, इधर वेस्ट हुआ, यानी ये हो गया पूरब, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया उत्तर और ये हो गया पश्चिम। मान लीजिए ये एक क्वेश्चन आया जिसमें से कि ए नाम का व्यक्ति है, वो 30 मीटर जा रहा है पूरब नॉर्थ ईस्ट में, तो इसका कहाँ पे जाके रुकेगी, तो ये नॉर्थ साउथ में जाएगी, तो मतलब यहाँ पे 30 किलोमीटर यहाँ होगा। उसी तरह ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया, इसमें दिशा दिया हुआ है, और स्केलर क्वांटिटी बोल दिया कि 30 किलोमीटर चल गया, तो 30 किलोमीटर आखिर किधर गया, तो इसमें दिशा नहीं दिया गया, इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी हो गया। हमको उम्मीद है कि ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक है
एग्जाम्पल को याद रखिए, हमको लगता है चीज़ों को अपने आप याद रहता है। अब एक समान और असमान वाला एक टॉपिक रह गया था कि कोई भी मान लीजिए कि ऐसे कोई चीज़ रखा हुआ है, ऐसे ये ज़मीन है, समतल प्लेन है, और इस पे मान लीजिए कोई चीज़ रखा हुआ है, बॉक्स, तो इसको ऐसे घिसका रहे हैं, तो अभी तो एक समान से आ रहा है, बट जब इसको ऐसे उठा देंगे तो ये पूरा तेजी से तय करेगा। तो ये क्या हो गया असमान, ये क्या हो गया समान। तो इस चीज को भी ये एंगल हुआ, मान लीजिए अल्फा। एक हो गया वृत्तीय गति, क्या हुआ लास्ट टॉपिक है, वृत्तीय गति क्या हुआ, वृत्तीय गति क्या हुआ कि कोई भी चीज, वृत्तीय गति का मतलब हो गया इसका रेडियस मान लीजिए r है, अगर वृत्त पे कोई चीज गति कर रहा है तो इसका देखिए डायरेक्शन तो बदल रहा है, डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, डायरेक्शन बदल रहा है, दिशा बदल रहा है, और इसकी चाल तो मान लीजिए कांस्टेंट भी चलेगी ना। चाल मान लीजिए कि स्पीड, चाल कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब अचर होता है, ठीक है। उसका वेग भी बदलेगा, हर पॉइंट पे दिशा देखिए बदल रहा है, और इसका वेग भी बदल रहा है, दिशा बदलेगी तो वेग भी बदलेगा, ठीक है, वेग भी बदल रहा है, दिशा भी बदल रहा है। तो इस चीज को वृत्तीय गति कहते हैं। तो वृत्तीय गति में कोई सा क्वेश्चन आएगा तो यही डायरेक्शन और स्पीड या वेग या एक्सेलरेशन से ही आएगा, बस ये चीजें हैं। अगर वेग बदल रहा है तो त्वरण हो रहा है, त्वरण एक समान हो रहा है या असमान हो रहा है, तो एक समान हो रहा है, बदल रहा है हर बार। सिर्फ और सिर्फ ये कांस्टेंट रहेगा चाल, अचर रहेगा स्पीड चाल, बाकी डायरेक्शन भी बदल रहा है और वेग भी बदल रहा है। अब ये पॉइंट के बाद अब 4-5 फार्मूला है, उसको याद रख लीजिए। जैसे विस्थापन समय का फार्मूला, त्वरण के लिए वेग समय का ग्राफ क्या हो गया, समीकरण कैसे निकालेंगे, त्वरण और वेग के लिए इक्वेशन कोई भी ग्राफ ऐसे है, यहां से दूरी यहां तक ऐसे तय करती है, यहां मान लेते हैं ए है, ओ है, डी है, बी है, कुछ भी मान लेते हैं, सी है, ई है। तो यहां से फॉर्मूला आ जाता है कि एक्सेलरेशन वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण करते हैं, ये फॉर्मूला यहीं से ड्राइव होता है। अब बोलिएगा कि कैसे ड्राइव होता है, तो ये स्लोप से, तो ये स्लोप हो गया, स्लोप एक स्लोप होता है, स्लोप मैथ में भी इंपॉर्टेंट होता है, फिजिक्स में भी। तो मैथ और फिजिक्स में स्लोप क्या हुआ कि स्लोप, ये मान लीजिए कोई भी स्ट्रेट लाइन है, अगर ऐसे जा रहा है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, अगर ऐसे जा रहा है तो स्लोप नेगेटिव होगा, ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो कुछ भी, अगर ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो फिर भी, ये अगर इस तरफ चल गया तो स्लोप स्ट्रेट लाइन पर है, यानी स्लोप 0 है, ऐसे कर सकते हैं। स्लोप को m से सूचित करते हैं, तो यहाँ पर ही इस स्लोप को लिख सकते हैं, इस स्लोप को हम लिख सकते हैं, स्लोप मतलब ढाल को लिख सकते हैं BC/AC, तो BC/AC। अब इसी BC को हम लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक लेके और यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ जा रहा है ये वेग हुआ, और यहाँ से यहाँ जो जा रहा है वो समय लिए इधर, इसके बीच जो ग्राफ हुआ वो हुआ, तो ये B से C को हम लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे हुआ 0, और ये हुआ फाइनल वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक, पर यहाँ से यहाँ हुआ मैक्सिमम वेलोसिटी भी, ये हुआ टाइम।
तो इसको BC को उसी तरह लिखेंगे, यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ। तो फाइनल माइनस इनिशियल, शॉर्ट में डायरेक्ट कर रहे हैं, बाय टाइम, तो यहाँ से यहाँ टोटल लगा, तो ये एक्सलेरेशन बराबर ये हो गया ढाल बराबर, तो ये ढाल ही हुआ ना। ये दोनों के बीच ग्राफ क्या बता रहा है, एक्सलेरेशन को यानी त्वरण को, तो त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय। तो यहाँ से एक फार्मूला आ गया, ये फार्मूला आ गया जो इम्पोर्टेंट है, AT बराबर V माइनस U, तो V बराबर U प्लस AT, इस U को इधर ले रहे हैं, तो ये एक फार्मूला हो गया। यहीं से 4-5 फार्मूला डेराइव होता है कि S बराबर होता है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। उसके बाद एक और फार्मूला होता है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS, और एक V बराबर U प्लस AT, यही ना है, V बराबर U प्लस AT। तो ये 3 फार्मूला हुआ। एक वृत्तीय गति वाला बताए थे कि दिशा परिवर्तन होते रहता है और चाल कांस्टेंट रहता है। इसका रेडियस r हो गया, ये दूरी जो तय किया वो 2 पाई r तय किया, और कितना समय में, t समय में। तो इसका वेग बराबर फार्मूला हो जाएगा 2 पाई r बटे t, यानी वृत्तीय गति का फॉर्मूला हो गया वृत्तीय गति यानी वेलोसिटी बराबर 2 पाई r बाय टाइम को t, ये हो गया फॉर्मूला को याद करना बहुत जरूरी है। और एक्सलेरेशन का भी जान लेते हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय, ये हो गया। और वेग का फॉर्मूला जान लेते हैं, वेग का क्या हो गया, विस्थापन बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अब त्वरण बराबर जान लेते हैं, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय। ये हो गया एक समान के लिए वेग विस्थापन बराबर वेग बटे समय। अगर इसका SI यूनिट जानना चाहते हैं, स्पीड, इसका हो गया मीटर पर सेकेंड, ये वेग का हो गया भी मीटर पर सेकेंड, और ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि इसका मीटर सेकेंड हुआ ना, तो मीटर सेकेंड स्क्वायर हो गया, एक S और जुटेगा ना, ये वेग बराबर ये वाला फार्मूला पर ये, तो ये एक ऊपर चल जाएगा, टाइम सेकेंड 2 बार गुना होकर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, इसका हो गया ये SI यूनिट। ये 3 फार्मूला हो गया जो इम्पोर्टेंट है। बाकी अब नोमरिकल देखते हैं, कुछ नोमरिकल और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें से क्वेश्चन है क्या, किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिणाम उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा क्या होगा। तो हमने पढ़े थे कि विस्थापन क्या होता है, विस्थापन जो होता है वो दूरी कम होता है। मान लीजिए कि इतना दूरी तय किए और यहाँ से यहाँ पहुँचे, तो इसका विस्थापन तो कम हुआ ना। तो इसमें बोल रहा है तय की गई दूरी से हमेशा बराबर होगा। हमेशा बराबर कैसे हो सकता है, कभी बड़ा भी हो सकता है, कभी दूरी इतना तय किए A से B, तो ये तो बराबर हो गया, परंतु कभी तो इतना हो जाएगा, कभी इतना में से इतना गुण किया जाएगा, तो इसका विस्थापन बराबर है नहीं। उसके बाद कह रहा है कि तय की गई दूरी से अधिक होगा, अधिक भी नहीं हो सकता है, कम भी तो हो रहा है ना, अधिक तो हुआ लेकिन फिर कम भी तो हो रहा है ना। तो अभी बोला तय की गई दूरी से हमेशा कम होगा, हमेशा कम भी कैसे हो सकता है, बहुत मिनिमम तो नहीं हो सकता। तय की गई दूरी से कम होगा ये बोल सकते हैं, ये ऑप्शन सही है कि तय की गई दूरी से कम हुआ, इतना दूरी किया इतना सा कम हुआ ना, तय की गई दूरी से हमेशा कम नहीं होगा, हमेशा मतलब बहुत कम। कभी मान लीजिए वस्तु A हुआ यहाँ, B यहाँ, तो ये हमेशा कम तो नहीं हुआ, ये हमेशा कम नहीं हुआ ना विस्थापन। यहाँ से कोई आदमी चल के यहाँ शुरू किया, यहाँ पहुँचा, तो इसका दूरी भी बराबर है और विस्थापन भी बराबर है। तो ये क्या हुआ कि दूरी कभी कम कभी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये कम होगा, तय की गई दूरी से कम होगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव समझ में आया होगा। अगला ऑब्जेक्टिव है
जस्ट अगला ये ऑब्जेक्टिव है कि 36 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर से चल रही कार का 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी। मान लीजिए कोई कार है, वो 36 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से चल रहा है, तो उसकी स्पीड पूछ रहा है। तो हम स्पीड बराबर जानते हैं डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो डिस्टेंस ये 36 किलोमीटर चल रहा है और टाइम क्या है 1 सेकेंड, तो ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको हम मीटर पर आवर में बदल लेते हैं। यानी 36 गुने 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 घंटा में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकेंड, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म और 36 6 से खत्म, तो 10 मीटर आंसर हो जाएगा इसका 10 मीटर। ये स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम फार्मूला लगा के, चाल बराबर दूरी बटे समय लगा के ये हो गया। उसके बाद पूछ रहा है यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, कोई वस्तु तय करता है दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है, समय के अनुक्रमानुपाती है, तो हम कह सकते हैं समय के अनुक्रमानुपाती। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, तो स्पीड बराबर यानी दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो दूरी समानुपाती है समय की। तो बोल रहा है कि चाल क्या होगा, चाल कांस्टेंट हो जाएगा, डायरेक्ट कांस्टेंट हो जाएगा। चाल कांस्टेंट है ना, ये दोनों समानुपाती है, तो चाल डायरेक्ट कांस्टेंट है भाई, डायरेक्ट। तो कहाँ दिख रहा है चाल कांस्टेंट है, तो वस्तु का समय चाल से कम चल रही है, वस्तु का त्वरण, वस्तु का वेग एक समान, ये नहीं होगा, वस्तु एक समान चाल से चल रही है, ये कांस्टेंट हो गया, ये वाला सही हो गया। चूंकि ये इसके डायरेक्ट समानुपाती है, तो ये चाल तो कांस्टेंट हो गया ना, ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। फिर अगला ऑब्जेक्टिव है, अगला फिर 2 ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से बोल रहा है यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, तो यह कहा जा सकता है। अनुक्रमानुपाती मतलब समानुपाती होता है। बोल रहा है यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, तो यह कहा जा सकता है। तो इसमें तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा है, अब क्या करें, तो फार्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी, एक होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती हो गया ये दूरी। तो बोल रहा है ए, अब ऑप्शन में देखते हैं क्या बोल रहा है। वस्तु शून्य वेग से चल रही है, वस्तु शून्य वेग से चल रही है, ठीक है, ये नहीं होगा। वस्तु अचर चाल से चल रही है, अचर चाल से चल रही है, यानी ये तो दिया हुआ ना, बोल रहा है यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, तो ये तो ठीक है। वस्तु का त्वरण अचर होगा, ये तो कुछ भी हो, इसके बारे में पूछा जा रहा है। ये क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा तभी तो ये स्क्वायर के बराबर होगा ना, तो ये ऑप्शन सही है, ये कांस्टेंट होगा ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यदि एक सरल रेखा में इतना की स्पीड से गतिशील किसी वस्तु का त्वरण दिया हुआ है, तो 2 सेकेंड के बाद उसकी चाल क्या होगा। तो ये क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है। पहला यदि किसी वस्तु की सरल रेखा में चल रहा है, सरल रेखा में कोई वस्तु चल रहा है जिसका स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, कि चाल से गतिशील है, किसी वस्तु का त्वरण इतना है, ए भी दिया हुआ है, u दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, टी दिया हुआ है। तो ये तीनों फार्मूला किसमें है, इसमें डायरेक्ट दिख रहा है। तो v बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी, यानी u v निकालना है हमको, u दिया हुआ है 20 प्लस एक्सलेरेशन दिया हुआ है 4 और टाइम दिया हुआ है 2, तो v बराबर 20 प्लस 8, यानी ये हो गया v बराबर 28 मीटर पर सेकेंड। वेग बराबर होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, यानी मीटर पर सेकेंड, ऐसा यूनिट लगाना जरूरी है। तो देखिए 8 नहीं है, 12 नहीं है, ये सब गलत है, ये 28 डी नंबर सही है। चलिए अगला है